बहू बनी पांचाली। जेसी कलकत्ता एक्सप्रेस श्यामपुर में रुकी एक लड़की जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वो ट्रेन की जनरल बोगी की भीड़ की परवाह किए बिना ट्रेन में भागते हुए प्रवेश कर जाती है। अंदर इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ किसी के पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उस लड़की ने इधर उधर देखा और फिर ट्रेन के शौचालय में जा घुसी और उसने शौचालय का दरवाज़ा बंद कर लिया। लड़की, बस यहाँ से निकल जाऊँ, मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। वो बहुत ही छोटा स्टेशन था, इसलिए ट्रेन वहाँ 1 मिनट के लिए ही रुकी। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, वह लड़की जिसका नाम चंपा था, उसकी सांसों की रफ्तार भी धीमी हो रही थी और वो मन ही मन एक उत्सव मना रही थी। उत्सव आज़ादी का, उत्सव स्वतंत्रता का। चंपा, मैं मुक्त हो गई मैं उस नरक से। चंपा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी जिसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। कभी वो मकान का काम करती तो कभी पुल का तो कभी सुरंग बनाने का। चंपा की माँ बीमार भी रहा करती थी, इसीलिए उसके घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब चंपा 10 साल की हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, चंपा माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। इससे तेरी दवाई भी आ सकेगी और 2 टाइम की रोटी भी। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी। जल्द ही चंपा अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। सुरंग बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसमें ज़्यादा दिहाड़ी मिलती थी। हालांकि उसमें खतरा भी होता था। बहरहाल समय अपनी गति से बीत रहा था। चंपा 15 साल की हो गई थी और जैसा कि होता है, बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी को जन्म देती है। चंपा की माँ हेमा उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी क्योंकि उसका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती। चंपा, ये दवा पी लें। दवा नहीं पिएंगी तो ठीक कैसे होंगी? हेमा, दवा तो सालों से खा रही हूँ बेटी। अब मैं ठीक होने से रही, बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें बंद होने के पहले तेरी शादी देख लूँ। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। फिर भी हेमा चंपा की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी। इसी क्रम में एक दिन चंपा की दूर की बुआ हेमा के घर आई। बुआ, अरे पहले सांस तो लेने दे, फिर बताती हूँ सारी बातें विस्तार से। असल में चंपा की बुआ चंपा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। हेमा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी चंपा की किस्मत इतनी अच्छी है। बुआ, अरे हेमा, कितनी बार कहूँ, उन्हें मैंने दिखा दी है चंपा की फ़ोटो। चंपा उन्हें बहुत पसंद है। हेमा, और लेन देन? बुआ, फिर वही बात। अरे कहाँ ना, अभी लोग अच्छे खाते पीते घर के हैं, उन्हें 1 रुपये नहीं चाहिए। बस 2 जोड़ी में चंपा को विदा कर दे। जब जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चारों ओर दुख हो, तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इंसान उस खबर को शक की नज़र से देखता है। हेमा का भी वही हाल था। उसे उस दिन तक चंपा की शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ जिस दिन तक उसके द्वार पर बारात नहीं आ गई। हेमा बेटी, हम दोनों ने जीवन में बहुत ही तकलीफ़ें देखी हैं। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशियाँ मिले, इतनी खुशी मिले कि तुम अब तक की सारी तकलीफ़ें भूल जाओ। अपनी माँ से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर चंपा अपने पति सोहन के घर श्यामपुरा गई। सोहन के पिता का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। सोहन की माँ यामिनी देवी बहुत ही कड़क मिजाज औरत थी। जैसे ही चंपा ने इस घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ चंपा से कह दिया, यामिनी, चंपा, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और घर ही नहीं, पूरे श्यामपुर में यामिनी देवी यानी मेरा राज चलता है। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीज़ें यहाँ होंगी उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना, और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर चंपा का सिर घूमने लगा। उसे अपनी सास, जो कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी, वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी थी। शादी के पहले जब यामिनी देवी चंपा को देखने उसके घर आई थी और चंपा ने उसके पाँव छुए थे तो, यामिनी, अरे तुम मेरे पाँव छुओगी बेटी? देखो, तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहाँ बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। चंपा बेटी, बस एक ही बात तुमसे कहना चाहूँगी कि अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में जरा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले
मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा होगी। चंपा, ज़रूर बताऊंगी माँ जी। यामिनी, और हाँ, ये लो 2 लाख रुपए हैं, इसे तुम रख लो। शादी ब्याह में बहुत पैसे खर्च होंगे ना, इन पैसों से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना, महंगी साड़ी गहने जो भी लेना हो। अगर पैसे कम पड़े तो मैं और भिजवा दूंगी। हेमा की तरह चंपा को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी शादी श्यामपुर के सबसे अमीर घर में हो रही थी। लेकिन चंपा को ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो शक कर रही है, उसकी उसी किस्मत ने अपने नुकीले नाखून निकाल रखे हैं, जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी को नोच नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्मा को दर्द देने वाले हैं। शादी के 1 सप्ताह बाद की बात है। सोहन शहर गया हुआ था और उस दिन यामिनी देवी ने चंपा को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। चंपा, ये क्या कह रही हो आप? मैं कोई बात दोहराती नहीं। मैं ये नहीं कर सकती। अरे कैसी माँ हो आप, जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही हैं? यामिनी, चंपा, जो बोल रही हूँ वो करो, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। चंपा, अरे अजीब जिद है, क्या दिमाग खराब है आपका? मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझे इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए कह रही हैं? चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। और आने दीजिए आपके बेटे सोहन को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। चंपा की इस बात पर यामिनी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उसने एक जोरदार चांटा चंपा के गाल पर मारा। यामिनी, सुन, सोहन मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा प्यादा है, प्यादा, और उस प्यादे के कारण ही तो मैं ये दुनिया सालों से चला रही हूँ। यामिनी देवी एक बदमाश औरत थी। श्यामपुर में उसका काफ़ी दबदबा था। वो लड़कियों को व्यापार किया करती थी, लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा सोहन पहले लड़की से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता, और उसके बाद शुरू होता उस लड़की के शोषण का सिलसिला। अब तक सैकड़ों लड़कियों का जीवन यामिनी देवी ने नरक की तरह बना दिया था, और उसने भी उस नरक से निकलने की कोशिश की। यामिनी, यादवंशी, सोहन तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की, इसे भी वही सजा दो जो अब तक हमने गद्दारी करने वालों को दी है। यामिनी के ऑर्डर पर उस लड़की के शरीर में पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया जाता था। डूबने से उसकी मौत हो जाती थी। यामिनी ने इस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था। चंपा उसके लिए नया शिकार थी। उसका भी शोषण शुरू हो गया। पत्नी के रूप में वह आई चंपा पांचाली बन गई थी। वो हर दिन घुट रही थी, हर दिन मर रही थी, लेकिन शांति से सब सह रही थी। एक दिन उसकी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई और वो वहाँ से भाग निकली। उसका पता तब लगा जब एक ग्राहक चंपा के कमरे में गया। ग्राहक, अरे यामिनी देवी, तुमने पैसे तो ले लिए, लेकिन वो चंपा कहाँ है? यामिनी, चंपा अपने कमरे में है, और कहाँ? ग्राहक, वो अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर यामिनी देवी के कान खड़े हो गए। वो भागकर चंपा के कमरे में गई तो वो दादत थी। यामिनी, अरे मुफ्तखोरों, कहाँ मर गए तुम सब के सब? वो चंपा भाग गई। गुंडा चंपा भाग गई, लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर यामिनी देवी ने एक जोरदार तमाचा उसे मारा और कहा, 1 घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो तुझे ऊपर भेज दूंगी। चंपा की तलाश शुरू हो गई, लेकिन चंपा तो वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। चंपा पूरे 3 साल इन राक्षसों के पास रही और इन 3 सालों में उसने सबकी नज़र से बचकर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाया। उसने इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। जब यामिनी देवी और उसके गुंडों को सुरंग का पता चला, यामिनी, अरे बाप रे बाप, वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली। हमें लगता था वो बहुत शरीफ है, लेकिन उसने तो। यामिनी देवी बहुत टेंशन में थी। उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी। दूसरा, उसे इस बात का भी डर था कि कहीं चंपा पुलिस को उसका राज ना बता दे। लेकिन उधर चंपा ने यामिनी देवी के पूरे गिरोह को ख़त्म करने के लिए अलग ही प्लानिंग की थी। उसने वहाँ से भागने से पहले ही रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस के पाइप को काट दिया था, जिससे गैस धीरे धीरे करके निकल रही थी। एक रोज जब यामिनी देवी के कहने पर उसका रसोइया खाना बनाने गया और उसने गैस ऑन किया तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और यामिनी देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर खाक हो गई। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।